हेलो दोस्तों, क्लास 12th में बायोलॉजी में चैप्टर चल रहा था वंशागत का आणविक आधार। और उसमें हम क्लास में 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम बढ़ेंगे 5 लेक्चर की ओर, जिसमें पढ़ा जाएगा वाटसन एवं क्रिक का डीएनए का द्विगुणित मॉडल। तो वाटसन एवं क्रिक का द्विगुणित डीएनए मॉडल क्या है? तो वाटसन एवं क्रिक ने सन 1953 ईस्वी में डीएनए का विश्लेषण किया और एक द्विचक्राकार रचना प्रस्तुत की। इसके लिए इन्हें सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अनुसार डीएनए की दोनों कुंडली शर्करा और फास्फेट से मिलकर बनी होती हैं। दोनों कुंडली क्या हो गई दोस्तों? जैसे ये देखिएगा, ये डीएनए का चित्र हो गया जैसे, तो ये दो कुंडली होती हैं। दोनों कुंडली फास्फेट और शर्करा से मिलकर के बनी होती हैं। अब इसमें होता क्या है, ये जो बाहर की तरफ होता है, जो इसका बैकबोन रीजन होता है, ये बना होता है फास्फेट और शुगर से। जो अंदर वाला पोर्शन है यहाँ का, ये बना होता है नाइट्रोजनस क्षार से बना होता है। तो इसमें दोनों कुंडली जो होती हैं, बोला गया है कि इसमें दोनों कुंडली शर्करा और फास्फेट से मिलकर बनी होती हैं। इसमें प्यूरीन और पिरिमिडीन का क्षारक पाया जाता है। प्यूरीन मैंने बताया था, प्यूरीन में होता है एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन में होता है क्या? थाइमिन और साइटोसिन। तो इसमें प्यूरीन और पिरिमिडीन के क्या पाए जाते हैं? क्षारक पाए जाते हैं इसमें। और क्या बोला गया था कि जो प्यूरीन का एडेनिन होता है वो पिरिमिडीन के थाइमिन से जुड़ता है, और जो प्यूरीन का ग्वानिन होता है वो पिरिमिडीन के साइटोसिन से जुड़ता है। तो इसके अनुसार डीएनए की दोनों कुंडली शर्करा और फास्फेट से मिलकर बनी होती हैं। इसमें प्यूरीन और पिरिमिडीन के क्या पाए जाते हैं? क्षारक पाए जाते हैं। इसमें प्यूरीन का एडेनिन पिरिमिडीन के किससे? तो इसमें प्यूरीन का जो एडेनिन है वो पिरिमिडीन के थाइमिन से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा? 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है। तथा प्यूरीन का जो ग्वानिन है वो पिरिमिडीन के साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है। कैसे दोस्तों? चित्र में समझ लेते हैं। तो इसमें क्या बोला गया कि जो प्यूरीन का एडेनिन है वो पिरिमिडीन के थाइमिन से 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन बंध हैं, 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है। जबकि जो ग्वानिन है प्यूरीन का, वो पिरिमिडीन के साइटोसिन से त्रिक हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अर्थात एडेनिन का पूरक जो है वो थाइमिन होता है तथा ग्वानिन का जो पूरक है वो साइटोसिन होता है। और जो दोस्तों डीएनए का व्यास है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इसमें 2 मोड़ के जो बीच की दूरी है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, तथा एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। अब ये क्या बोला गया दोस्तों, यहाँ से देख लेते हैं। जैसे एक डायग्राम है, तो एक मोड़ से लेकर के दूसरे मोड़ के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम होगी। जबकि एक न्यूक्लियोटाइड से, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के जो बीच की दूरी होगी वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया वाटसन एवं डीएनए, वाटसन एवं क्रिक का द्विगुणित डीएनए मॉडल। अब इसका डायग्राम बनाना हम सीख लेते हैं कैसे बनता है। दोस्तों जो डीएनए का चित्र है, ऐसे बनाने में तो ये बड़ा कठिन लगता है द्विचक्राकार मॉडल का, लेकिन अगर हम इसको डबल पेन से बनाएं तो ये एक साथ काफ़ी आसानी से तुरंत विद इन सेकेंड में लगभग इसका आउटर डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं कैसे। इसको प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। जैसे 2 पेन आप लीजिए और इनको बिल्कुल सीधा ऐसे पकड़िए, जैसे ये ऐसे बना हुआ है, और फिर इसको ऐसे बराबर पर रखिए। ठीक है, और फिर आप क्या करिए, इसको ऐसे 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 करके, जब आपको जैसे बनाना है डीएनए का चित्र, आप वैसे इसको ड्रा कर सकते हैं। ये देखिएगा, डीएनए का द्विचक्राकार मॉडल बन गया। आप ऐसे कई सारे चित्र बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। आप इनको एक साथ पकड़िए, पेन को 2-2 पेन एक साथ में, और फिर उसको बराबर, उसको सीधा ही रखना है पेन को, आपको उसे ज़रा सा भी बेंट नहीं होने देना है। जैसे ये आपने 2 पेन पकड़े और इसको ऐसे पकड़िए। आप जितनी स्पीड से चाहें उतनी स्पीड से इसको ऐसे घुमा सकते हैं। ये काफ़ी आसानी से डीएनए का चित्र ऐसे ऐसे बनाया जा सकता है। तो ये अगर हम समझें तो ये देखिएगा, डीएनए का चित्र बनकर कंप्लीट हो गया। तो इसमें होता क्या है, इसमें 2 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। एक होता है 3' से 5' और जो दूसरा होता है वो होता है 5' से 3' होता है। इसमें क्या होता है, बोला गया था कि फास्फेट और शर्करा समूह से मिलकर बने होते हैं। इसमें 2 पाए जाते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। तो जो प्यूरीन का एडेनिन होता है
वो पिरीमिडीन के किससे, थायमीन से जो होता है, प्यूरीन का एडेनिन पिरीमिडीन के थायमीन से 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है, और तथा जो प्यूरीन का ग्वानिन है वो पिरीमिडीन के किससे, साइटोसिन से त्रिक हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है। ऐसे करके एक लंबी श्रृंखला बनती चली जाती है। एक मोड़ से दूसरे मोड़ की जो बीच की दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी जो होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इसका जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। क्लियर। ऐसे करके चित्र आपके बुक में भी दिया गया है, मैंने बनाना सिखा दिया आपको डायग्राम। आप ऐसे डायग्राम को बना सकते हैं, काफ़ी आसान है दोस्तों। एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐसे हमको पेन सीधा पकड़ना है और इसको जैसे एकदम फ्लो में जैसे भी आप कर पाएँ ऐसे ऐसे करके ऐसे आपको घुमा देना है, और यह डीएनए का चित्र बन करके तैयार हो जाता है। वरना वैसे बनाएंगे तो काफ़ी कठिन हमको लगने लगता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे डीएनए का महत्व। तो दोस्तों डीएनए के द्विगुणता के कारण जनन क्रिया संभव होती है और आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तथा गुणसूत्रों का भी संतुलन बना रहता है। तो डीएनए के द्विगुणता के कारण जनन क्रिया संभव होती है और आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तथा गुणसूत्रों का भी संतुलन बना रहता है। यह हो गया डीएनए का द्विचक्राकार मॉडल। अब दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे कि जो डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जिससे पूछ सकता है कि 340 एंगस्ट्रॉम लंबे डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे। तो दोस्तों इसमें ज़रा सा भी परेशान नहीं होना है। कितना दिया गया है, 340 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। ठीक दोस्तों, कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो बोला गया था 340 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, लंबा न्यूक्लियोटाइड है, उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे डीएनए में। तो दोस्तों एक न्यूक्लियोटाइड बराबर कितना होता था, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता था। ये डेसिमल हट जाएगा, ऊपर 0 ऐड हो जाएगा तो 3400 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। 34 से डिवाइड कर देंगे, 100 न्यूक्लियोटाइड इसमें दोस्तों पाए जाएंगे। अब ये कभी कभी कुछ स्ट्रक्चर पूछे गए हैं पेपर में, इनको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे प्यूरीन का स्ट्रक्चर पूछा गया है तो आपको ये डायग्राम आपको ड्रा करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। कभी कभी ये पेपर में आता है, प्यूरीन का चित्र बनाइए, ग्वानिन का चित्र बनाइए। जैसे प्यूरीन में 2 आ जाएंगे, एडेनिन और ग्वानिन। फिर पिरीमिडीन का चित्र बनाइए, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें थायमीन और साइटोसिन होता है। आरएनए में उसके स्थान पर क्या पाया था, यूरेसिल पाया था, तो ये यूरेसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। फिर अब हम पढ़ेंगे डीएनए के बाद में पढ़ा जाएगा आरएनए। क्या पढ़ेंगे, आरएनए पढ़ा जाएगा। दोस्तों जो आरएनए होता है, आरएनए डीएनए की भांति ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। यह डीएनए से भिन्न होता है क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा ना पाई जाती है बल्कि राइबोज शर्करा पाई जाती है, तथा थायमीन के स्थान पर इसमें क्या पाया था, यूरेसिल पाया था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थायमीन के स्थान पर इसमें क्या पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाता है। ये हो गया आरएनए। अब हम पढ़ेंगे आरएनए के प्रकार। तो आरएनए के प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों। तो आरएनए के प्रकार कैसे होते हैं देखते हैं। तो जो आरएनए होता है ये निम्न प्रकार के होते हैं। मैसेंजर आरएनए, जिसको शॉर्टकट में एमआरएनए भी कहते हैं, और दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए, जिसको शॉर्टकट में आरआरएनए बोलते हैं, और तीसरा होता है ट्रांसफ़र आरएनए, जिसको टीआरएनए कहते हैं। और ट्रांसफ़र का अर्थ होता है स्थानांतरित करना, इसीलिए ट्रांसफ़र आरएनए को स्थानांतरण आरएनए कहते हैं। राइबोसोमल को राइबोसोमल बोलते हैं आरएनए, और मैसेंजर आरएनए को सूचना वाहक या फिर संदेश वाहक आरएनए कहते हैं दोस्तों। अब एक एक पढ़ेंगे। एमआरएनए क्या है, कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाता है टोटल आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हो गया एमआरएनए। यह कुल आरएनए का 5% होता है और इसका जो निर्माण है वो केंद्रक के डीएनए के द्वारा होता है। तो यह कुल आरएनए का 5% होता है, इसका निर्माण केंद्रक के डीएनए के द्वारा होता है। और प्रोटीन संश्लेषण के समय एमआरएनए जो है वो सूचना वाहक का काम करता है। कब करता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तब एमआरएनए सूचना वाहक का काम करता है। दूसरा दोस्तों है आरआरएनए। यह कोशिका के कुल आरएनए का 80% होता है, और यह केंद्रिका में डीएनए, जो केंद्रिका होती है उसमें डीएनए से उत्पन्न होता है। यह आरएनए प्रोटीन के बनाने में विशेष रूप से सहायता करता है, और यह आरएनए राइबोसोमल पर लगा रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आरआरएनए कहते हैं। दूसरा दोस्तों हम पढ़ेंगे टीआरएनए। टीआरएनए क्या होता है,
जो टीआरएनए है यह कोशिका के कुल आरएनए का 10 से 20% होता है। कुल आरएनए का 10 से 20% होता है। केंद्रक में डीएनए के सांचे पर इसका निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण के समय टीआरएनए अमीनो अम्ल को राइबोसोम के धरातल पर लाने का कार्य करता है। तो ये हो गया टीआरएनए। अब दोस्तों हम देख लेते हैं यूकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए में अंतर। एक बार यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डीएनए में अंतर आता है और दूसरा डीएनए और आरएनए में भी अंतर पूछा जाता है। तो जो यूकैरियोटिक होते हैं इस प्रकार के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन जो प्रोटीन होती है वो पाई जाती है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है यह डीएनए केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में पाया जाता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो कोशिका द्रव में, दैट मीन्स साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। तो ये हो गए दो अंतर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डीएनए में। अगला दोस्तों इसी में हम पढ़ लेंगे डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा 2010, 11, 12, 14, 16, 17, 19 लगातार क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में पुट अप हुआ है। तो डीएनए और आरएनए में अंतर दोस्तों क्या है? पहला अंतर दिया गया है, यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर के बना होता है। जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स में होता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया भी गया था कि जो डीएनए होता है वो द्विचक्राकार एक संरचना होती है, जबकि जो आरएनए होता है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। दूसरा दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पुटअप होता है विकल्प में भी, कि जो डीएनए होता है उसमें पिरिमिडीन बेस में, याद करिएगा प्यूरिन पिरिमिडीन दो थे, प्यूरिन में तो एडेनिन ग्वानिन कॉमन था और जो पिरिमिडीन बेस था उसमें थाइमीन पाया जाता है, जबकि जो क्या होता है जो आरएनए होता है उसमें थाइमीन के स्थान पर क्या पाया जाएगा? यूरेसिल पाया जाता है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट। जो डीएनए होता है इसमें शर्करा जो पाई जाती है वो होती डीऑक्सी राइबोज शर्करा, जबकि जो आरएनए होता है उसमें पाया जाता है राइबोज शर्करा पाई जाती है। और जो डीएनए होता है ये मोर स्टेबल होता है और ये जो होता है लेस स्टेबल होता है, अर्थात कम स्थायी होता है आरएनए और अधिक स्थायी होता है क्या? डीएनए होता है। तो ये हो गया अंतर। 4, 2, 3 अंतर पूछता है बोर्ड एग्जाम में, आप आसानी से लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे चारगाफ का नियम, इसी को बोलते हैं सैरगाफ का नियम भी। तो दोस्तों सन 1950 ईस्वी में इरविन चारगाफ ने डीएनए में उपस्थित क्षारकों की मात्रा का अध्ययन किया। क्षारक जो पाए जाते हैं प्यूरिन और पिरिमिडीन। तो 1950 ईस्वी में इरविन चारगाफ ने डीएनए में उपस्थित क्षारकों की मात्रा का अध्ययन किया और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले कि जो डीएनए में उपस्थित प्यूरिन की मात्रा है या फिर जो उसकी संख्या है वो पिरिमिडीन की मात्रा या संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्यूरिन बराबर होगा किसके? पिरिमिडीन के। प्यूरिन बराबर हो जाएगा पिरिमिडीन, या फिर अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्यूरिन पिरिमिडीन के बराबर है और एडेनिन जो होता है वो ये बराबर का चिन्ह है स्क्वायर का। तो जो प्यूरिन होता है वो बराबर होता है किसके? पिरिमिडीन के। तो हम बोल सकते हैं प्यूरिन में जो एडेनिन है वो बराबर होगा ग्वानिन के, और जो पिरिमिडीन है उसका जो साइटोसिन है वो बराबर होगा थाइमिन के, क्योंकि संख्या बराबर होती है। पहला पॉइंट निष्कर्ष हुआ कि डीएनए में उपस्थित प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडीन की मात्रा के बराबर होती है, अर्थात प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन के, फिर एडेनिन बराबर ग्वानिन और साइटोसिन बराबर होता है थाइमिन। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन का एडेनिन पिरिमिडीन के थाइमिन के द्वारा कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड से? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, अर्थात एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड जुड़ा होता है किससे? थाइमिन से। इसी प्रकार जो प्यूरिन का ग्वानिन है वो पिरिमिडीन के साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बंध यानी ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है। डेट मीन्स ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा किससे? साइटोसिन से। अब जो नाइट्रोजनी समक्षारक होते हैं इनका अनुपात हमेशा 1 होता है। इट मीन्स नाइट्रोजनी समक्षारक जो समान वाले थे, यानी एडेनिन और ग्वानिन था, तो एडेनिन और ग्वानिन और साइटोसिन और थाइमिन इन दोनों का जो अनुपात होगा वो समान आएगा, अर्थात क्या आता है? 1 आता है। तो ये हो जाएगा क्या? चारगाफ का नियम। क्या इसमें बोलते हैं कि नाइट्रोजन समक्षारकों का जो अनुपात है वो हमेशा 1 आता है, यानी अगर एडेनिन और ग्वानिन
और इसको जो साइटोसिन और थाइमिन है इन दोनों का जो अनुपात रेशियो है वो हमेशा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया चारगाफ का नियम। कितने पॉइंट दोस्तों निकले एक बार फिर से देख लेते हैं कि चारगाफ ने ये बताया कि डीएनए में उपस्थित क्षारकों की जो मात्रा है वो उसका क्या होता है, हमेशा समान होती है। डेट मीन्स अगर डीएनए में उपस्थित प्यूरिन की मात्रा है तो वो पिरीमिडीन की मात्रा के क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात प्यूरिन बराबर पिरीमिडीन के, ये एडेनिन इसी में बराबर होगा ग्वानिन के जो कि प्यूरिन है, साइटोसिन बराबर होगा थाइमिन के जो कि पिरीमिडीन है। प्यूरिन का एडेनिन पिरीमिडीन के थाइमिन के द्वारा डबल हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है और इसी प्रकार प्यूरिन का जो ग्वानिन है वो पिरीमिडीन के साइटोसिन के साथ त्रिक हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है। आगे हम पढ़ेंगे चारगाफ का नियम या फिर सैरगैफ का नियम। इसको सैरगैफ भी लिखा होता है, कभी कभी हिंदी में चारगाफ लिखा होता है। तो सन 1950 ईस्वी में इरविन चारगाफ ने डीएनए में उपस्थित क्षारकों की मात्रा का अध्ययन किया और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। क्षारक मीन्स क्या हो जाएगा, प्यूरिन और पिरीमिडीन का अध्ययन किया और बोला, पहला पॉइंट में लिखेंगे कि डीएनए में उपस्थित जो प्यूरिन की मात्रा है या जो फिर संख्या है वो पिरीमिडीन की मात्रा के क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात जो प्यूरिन होता है वो पिरीमिडीन के क्या होगा, बराबर होता है। प्यूरिन में दोस्तों क्या था, एडेनिन और ग्वानिन, पिरीमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन। ये बॉन्ड नहीं, ये इक्वल का जो है चिन्ह लगा है। तो एडेनिन बराबर होता है ग्वानिन के जो कि दोनों मिलाकर बन जाता है प्यूरिन। साइटोसिन बराबर होता है थाइमिन के जो मिलाकर बना देता है पिरीमिडीन। अब क्या होता है आगे, जो प्यूरिन का एडेनिन है, प्यूरिन का एडेनिन जो है वो पिरीमिडीन के किससे, थाइमिन के द्वारा द्वि हाइड्रोजन बंध से, डेट मीन्स डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो है कनेक्ट रहता है, जुड़ा रहता है। अर्थात एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड का इसलिए बड़ा बना है, ऊपर वो छोटा बना हुआ था। तो ये क्या दिया गया है, जो प्यूरिन का एडेनिन होता है वो पिरीमिडीन के थाइमिन से किससे जुड़ा होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसी प्रकार जो प्यूरिन है उसका जो ग्वानिन है वो पिरीमिडीन के साइटोसिन के साथ त्रिक हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक, तो ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएगा किससे, साइटोसिन से। और जो नाइट्रोजन समक्षारकों का अनुपात है वो हमेशा 1 होता है। नाइट्रोजन समक्षारकों का अनुपात हमेशा 1 होता है। नाइट्रोजन समक्षारक यानी अगर प्यूरिन की बात करें, एडेनिन और ग्वानिन और पिरीमिडीन के साइटोसिन और थाइमिन दोनों का अनुपात रेशियो जो होगा वो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो ये इरविन चारगाफ का नियम है। पहले में प्यूरिन पिरीमिडीन के बराबर होता है और प्यूरिन जो होता है एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से किससे, थाइमिन से जुड़ता है, और ग्वानिन जो होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ता है। दोनों का जो अनुपात है प्यूरिन और पिरीमिडीन का वो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पुटअप होता है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि किसी डीएनए में 2000 न्यूक्लियोटाइड हैं। क्या दिया गया, किसी डीएनए में 2000 न्यूक्लियोटाइड हैं। यदि एडेनिन की संख्या 250 है, 250 न्यूक्लियोटाइड है, तो ग्वानिन, साइटोसिन तथा थाइमिन की संख्या ज्ञात करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं, आप आसानी से लगा सकते हैं। कुल न्यूक्लियोटाइड दोस्तों कितने दिए गए हैं, 2000 दिए गए हैं। एडेनिन की संख्या कितनी पुटअप की गई, 250 न्यूक्लियोटाइड है। अब चारगाफ का नियम ये कहता है कि प्यूरिन में जो क्षारक होते हैं वो समान पाए जाते हैं, नहीं जितने एडेनिन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, ग्वानिन होते हैं। तो एडेनिन बराबर क्या हो जाएगा, ग्वानिन हो जाएगा। एडेनिन कितना है, 200, और ग्वानिन भी कितना, एडेनिन है 250, ग्वानिन भी कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। टोटल दोस्तों बन जाएंगे कितना, 500। और जो 500 आया है वो एडेनिन और ग्वानिन किस में होता था, प्यूरिन में। तो अगर तुमसे प्यूरिन की संख्या पूछता तो बताइए कितना हो जाता, 500, जबकि एडेनिन की संख्या 250, ग्वानिन की भी कितनी, 250। इतना निकल आया एडेनिन और ग्वानिन। अब हम निकालेंगे साइटोसिन और थाइमिन की। तो अगर 500 ये दोनों मिलाकर हो गए तो 2000 में से बचे हुए न्यूक्लियोटाइड कितने हुए, 1500। अब ग्वानिन बराबर होता है किसके दोस्तों, साइटोसिन के। तो अब 1500 को हम दोनों बराबर होते हैं, 2 भागों में बांट देंगे, तो 1500 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 750 आ जाएगा। तो क्या हो गया, 750 साइटोसिन हो जाएगा और 750 हो जाएगा थाइमिन। और ये दोनों मिलाकर के दोस्तों अगर हमसे पूछता कि पिरीमिडीन की संख्या बताओ, तो पिरीमिडीन की संख्या जो होती
कि वो क्या हो जाती, वो हो जाती 1500, क्योंकि ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन दोनों मिलाकर बनते हैं क्या, पिरिमिडीन बनते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं। यदि किसी डीएनए में 100% न्यूक्लियोटाइड है जिसमें थायमीन जो है उनकी संख्या 10% है, बचे हुए क्षारकों की संख्या बताइए। दोस्तों कुल न्यूक्लियोटाइड कितने परसेंट हैं, 100% हैं। तो बोला गया ना किसी डीएनए में 100% न्यूक्लियोटाइड हैं जिसमें थायमीन की संख्या 10% है, बचे हुए क्षारकों की संख्या बताइए। तो कुल न्यूक्लियोटाइड दोस्तों कितने हैं, 100%। चारगाफ का नियम कहता है साइटोसिन बराबर होता है किसके, थायमीन के, क्योंकि हमसे पूछा है थायमीन की संख्या दी गई है 10% और क्षारकों की बचे हुए बताना है। दोस्तों साइटोसिन बराबर होता है थायमीन के, ठीक। थायमीन कितने परसेंट है, 10%, तो साइटोसिन भी कितने हो जाएंगे, 10%, क्योंकि थायमीन जो होता है साइटोसिन के बराबर होता है। टोटल कितने परसेंट हो गए, 20%। बचे हुए न्यूक्लियोटाइड बताना है तो 20 पे 100 में घटा देंगे 20, 80 हो जाएगा। दोस्तों बचा क्या, एडेनिन और ग्वानिन, इसको डिवाइड कर देंगे 80 को 2 पार्ट में, दोस्तों कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। एडेनिन हो जाएगा 40 और ग्वानिन भी हो जाएगा कितना, 40। तो ये हो गया दोस्तों डीएनए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोसोम और डीएनए का विकृतीकरण नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आपको हर दिन वीडियो मिलती रहेगी और आप इसको कंटिन्यू जो है इसको लिखते रहिएगा ताकि अच्छे से आपका तैयार हो सके।